Good morning, students. Have a nice day. Welcome back to Biology online classes. देखिए, कल आपका 12th विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम आया था। सबसे पहले मैं सभी टॉपर्स विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। Congratulations to all students who topped their schools. हमने 3 स्कूलों में पढ़ाया था, एपीएस कठुमर, अरावली पब्लिक स्कूल कठुमर, गायत्री पब्लिक स्कूल नगर, आईपीएस स्कूल लक्ष्मणगढ़। तीनों में हमारा बायोलॉजी विषय का परिणाम बहुत ही अच्छा रहा। हमने तीनों विद्यालयों के परीक्षा परिणाम का अध्ययन किया और उसमें पाया कि बायोलॉजी का परीक्षा परिणाम 100% रहा। ठीक है, साथ में हमारा हाईएस्ट स्कोरर जो रहा है वो 100 मार्क्स रहे हैं। 100 में से 100 नंबर हमारी बायोलॉजी विषय के अंदर आए हैं। 100 out of 100 marks in biology. 99 is also obtained by the student. 95, 94, 93, 92, 91. एपीएस कठुमर से लगभग 8 बच्चों ने 90+ में अंक प्राप्त किए हैं। गायत्री पब्लिक स्कूल में लगभग 5-6 बच्चों ने 90+ में अंक प्राप्त किए हैं। आईपीएस में लगभग एक बच्चे यानी कि एक ही बच्चे ने, लगभग नहीं, एक ही बच्चे ने क्या है 90 मार्क्स के लगभग ऑब्टेन किया। तो एक बार मैं पुनः सभी बच्चों को उनके सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आने पर उनको हार्दिक बधाई देता हूं। देखिए, आज के हम इस ऑनलाइन क्लास के अंदर सबसे पहले हम बात करने जा रहे थे, आपसे हम बात कर रहे थे कि खाद्य पदार्थों का अवशोषण कैसे होता है। हम पाचन तंत्र की क्रिया विधि पर आपसे बात कर रहे थे और आपको बताया था पाचन तंत्र की क्रिया विधि होती है, उसको 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें हम आपसे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण और बहिर्क्षेपण, जिसमें हम आपसे अंतर्ग्रहण और पाचन पर पूरी तरीके से आपसे चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। ठीक है, भोज्य पदार्थों का अवशोषण या पचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण किस प्रकार से होता है, उस पर आज हम आपसे बात करेंगे। देखिए, हमने आपको इस पचित भोज्य पदार्थ अवशोषण क्या है इस पर हमने आपसे चर्चा की थी। आज का टॉपिक का हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। पचित भोजन का अवशोषण। किसका अवशोषण? पचित भोजन का अवशोषण। हमने कल आपको परिभाषा भी बताई थी और पचित भोजन के यानी कि अवशोषण की परिभाषा क्या बताई थी। हमने बोला था कि मानव की जो आंत होती है, मानव की आंत में उपस्थित उपकला कोशिकाओं से पचित भोज्य पदार्थ का, कौन से
पचित भोज्य पदार्थ रुधिर वाहिनी या लसिका वाहिनियों से शरीर के विभिन्न भागों में क्या है, स्थानांतरित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। यह जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है, पचित जो भोज्य पदार्थ होता है, पचित भोज्य पदार्थ, दूसरी परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, पहली परिभाषा हम आपको दे चुके हैं कि मानव के आंत्र की उपकला कोशिका से पचित भोज्य पदार्थों को रुधिर वाहिनी, लसिका वाहिनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, अवशोषण कहा जाता है। दूसरी परिभाषा हम आपको निकाल करके दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि जो पचित भोज्य पदार्थ होता है, पचित भोज्य पदार्थ के रूप में विटामिन होते हैं, जल होता है, खनिज लवण होते हैं, अन्य भोज्य पदार्थ होते हैं। तो वो पचित भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनको आंत्र की जो उपकला कोशिकाएं होती हैं उनके माध्यम से, ठीक है, आंत्र की उपकला कोशिकाओं से रुधिर वाहिनी और लसिकाओं के माध्यम से, रुधिर वाहिनी या लसिका वाहिनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की क्रिया को, स्थानांतरित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। हमने बताया कि अवशोषण की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से किस में होती है, ये आपको हम बता चुके हैं। हमने आपको बताया कि अवशोषण जो होता है वो मुख्यतः किस में होता है, क्षुद्रांत में होता है। अवशोषण की क्रिया मुख्यतः किस में होती है, या अधिकांशतः क्षुद्रांत के अंदर होती है, ठीक है। देखिए, हमने आपको बताया कि हमारा जो आमाशय होता है, आमाशय के द्वारा विभिन्न प्रकार की दवाइयां यानी कि औषधियां और अल्कोहल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। यानी कि आमाशय के द्वारा दवाई, जिनको आप लोग औषधि बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन यू विल टेक व्हेन यू विल इल, जब आप बीमार पड़ जाते हो तो विभिन्न प्रकार की जो औषधियां होती हैं या दवाइयां होती हैं उनका अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, हमारे आमाशय के द्वारा किया जाता है, स्टोमक के द्वारा किया जाता है। साथ में जो आप लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का जो सेवन करते हैं, उस शराब का भी अवशोषण किसके अंदर होता है, आमाशय के अंदर होता है। तो आमाशय जो होता है वो विभिन्न प्रकार की औषधियां और अल्कोहल का अवशोषण करने में क्या होता है, सहायक होता है। देखिए, अधिकांश मैंने आपको बता दिया, अवशोषण की जो क्रिया होती है वो किसके अंदर होती है, क्षुद्रांत के अंदर होती है। किसमें होती है, अवशोषण की क्रिया किसमें होती है, क्षुद्रांत के अंदर होती है। वृहद आंत्र जो होती है उसके द्वारा जल और खनिज पदार्थों का क्या होता है, अवशोषण होता है। वृहद आंत्र के द्वारा किन किन पदार्थों का अवशोषण होता है, जल का और खनिज पदार्थों का अवशोषण होता है। मैं आपको बता दूं, वृहद आंत्र जो होती है वो जल और कुछ विटामिन का भी क्या करती है, यानी कि खनिज लवण या विटामिनों का भी अवशोषण करती है। वृहद आंत्र के द्वारा विटामिन के का भी क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। विटामिन के का जो नाम है, विटामिन जो के होता है इसका नाम है नेप्टोक्विनोन, नेप्टोक्विनिन बोलते हैं इसको, क्विनोन नहीं, नेप्टोक्विनोन के नाम से जानते हैं। और ये विटामिन के जो होता है वो मानव में रुधिर का थक्का बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। विटामिन जो के होता है वो ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया के अंदर, ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया के अंदर क्या होता है, सहायक होता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया के अंदर क्या होता है, सहायक होता है। बात समझ आ गई। तो हमने आपको बताया कि विटामिन के जो होता है इसका भी अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, वृहद आंत्र के द्वारा किया जाता है। तो वृहद आंत्र जो होते हैं वो जल का, कुछ विटामिन का, साथ में मैंने आपको बताया कुछ खनिज लवणों का भी क्या करती है, अवशोषण करने का कार्य करती है। देखिए, खाद्य पदार्थों का जो अवशोषण होता है वो मुख्य रूप से दो विधियों के द्वारा होता है। खाद्य पदार्थों का अवशोषण कितनी विधियों के द्वारा होता है, दो विधियों के द्वारा होता है। खाद्य पदार्थों का अवशोषण जो होता है वो मुख्य रूप से कितनी विधियों के द्वारा होता है, दो विधियों के द्वारा होता है। यानी कि अवशोषण की विधियां, अवशोषण की विधियों पे हम बात करते हैं, मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन।
मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो अवशोषण की विधियां, अवशोषण की कितनी विधियां होती हैं, 2 विधियां होती हैं। पहली विधि का नाम है, आपको बता दें, निष्क्रिय अवशोषण। कौन सा अवशोषण होता है, निष्क्रिय अवशोषण, जिसको बोलते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन। और दूसरा होता है सक्रिय अवशोषण, सक्रिय अवशोषण, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। निष्क्रिय अवशोषण क्या है, आपको बता दिया है कि खाद्य पदार्थों का अवशोषण इन 2 विधियों के द्वारा होता है। कौन कौन सी, निष्क्रिय अवशोषण की विधि और सक्रिय अवशोषण की विधि के द्वारा होता है। निष्क्रिय अवशोषण की विधि के अंदर जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका गमन, या भोज्य कण होते हैं उनका गमन कैसे होता है, उच्च सांद्रता से, हायर कंसंट्रेशन से किस ओर होता है, लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है, निम्न सांद्रता की ओर होता है। खाद्य पदार्थों का अभिगमन, खाद्य पदार्थों का निष्क्रिय अवशोषण में खाद्य पदार्थों का अवशोषण या अभिगमन उच्च सांद्रता से किस ओर होता है, निम्न सांद्रता की ओर होता है। निष्क्रिय अवशोषण में भोज्य पदार्थों का अभिगमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, और इस अवशोषण की क्रिया के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी to transfer the food in intestine or in human body. No need of, there are no essential of energy, ठीक है। तो ऊर्जा की क्या नहीं होती है, यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। ये हमने आपको बता दिया निष्क्रिय अवशोषण की क्रिया में। सक्रिय अवशोषण में कैसे होता है, आपको हम बताते हैं सक्रिय अवशोषण किस प्रकार से होता है। देखिए, सक्रिय अवशोषण के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। सक्रिय अवशोषण में एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की जब आपूर्ति हो जाएगी तभी वहां पर भोज्य पदार्थों का क्या होगा, गमन होगा, ठीक है। किसका होगा, भोज्य पदार्थों का क्या होगा, अभिगमन होगा, ठीक है। इस सक्रिय अवशोषण में, सक्रिय अवशोषण में सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध क्या होता है, अवशोषण होता है। किसके विरुद्ध होता है, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध क्या होता है, अवशोषण होता है। तो सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसमें क्या होता है, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध क्या होता है, अवशोषण की क्या होती है, क्रिया होती है। आपको हम बता दें, अवशोषण की जो मुख्य क्रिया विधि होती है, ठीक है, वो सक्रिय अवशोषण और विसरण होता है। अवशोषण की मुख्य क्रिया विधियां कौन कौन सी होती हैं, एक तो सक्रिय अवशोषण की होती है, और दूसरी कौन सी होती है, विसरण की क्रिया होती है। आपको हम बता दें कि जो सक्रिय अवशोषण की क्रिया विधि होती है, या सक्रिय अवशोषण होता है, वो किन किन पदार्थों का होता है। तो सक्रिय अवशोषण मोस्टली एमिनो अम्लों का होता है, और किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। एमिनो अम्ल व ग्लूकोज का अवशोषण सक्रिय अभिगमन द्वारा किसके माध्यम से होता है, रुधिर में होता है। हम कह सकते हैं एमिनो अम्ल और ग्लूकोज का अभिगमन, एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड्स और ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और ग्लूकोज का जो अभिगमन होता है, या हम कह सकते हैं एमिनो अम्ल और ग्लूकोज का जो अवशोषण होता है, वो सक्रिय अभिगमन द्वारा रुधिर में होता है। किसमें होता है, रुधिर में होता है। जल का अवशोषण जो होता है वो केवल विसरण के द्वारा होता है, यानी कि जो जल अवशोषित किया जाता है हमारे शरीर के द्वारा, वो कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, विसरण की विधि द्वारा किया जाता है। तो जल का अवशोषण किस विधि द्वारा किया जाता है, विसरण की विधि द्वारा किया जाता है। आपके द्वारा जो प्रोटीन यूज में ली जाती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यूज में लिया जाता है, जब उनका पाचन हो जाता है तो एमिनो एसिड और ग्लूकोज जो होते हैं, इन एमिनो अम्ल और ग्लूकोज का जो अभिगमन होता है, एमिनो अम्ल और ग्लूकोज का जो अभिगमन होता है, ठीक है, या अवशोषण होता है, वो किसके द्वारा होता है, सक्रिय अवशोषण के द्वारा होता है।
या हम कह सकते हैं एमिनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण सक्रिय अभिगमन द्वारा किसमें होता है, ब्लड के अंदर होता है। और जल का अवशोषण केवल और केवल किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वसा अवशोषण की प्रक्रिया। वसा अवशोषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ फैट एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ फैट एब्जॉर्प्शन। देखिए बात करते हैं दूसरा बिंदु, हम बात करते हैं वसा का अवशोषण, वसा अवशोषण की प्रक्रिया, वसा अवशोषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ फैट एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ फैट एब्जॉर्प्शन पर हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फैट एब्जॉर्प्शन क्या है। ठीक है, वसा अवशोषण किस प्रकार से मानव के शरीर में होता है, हाउ टू टेक प्लेस द फैट एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो देखिए वसा का अवशोषण किस रूप में होता है। मानव के शरीर में वसा का अवशोषण एक तो वसीय अम्लों के रूप में होता है। मानव के शरीर के अंदर वसा का जो अवशोषण होता है वो किसी रूप में होता है, वसीय अम्लों के रूप में होता है। किस रूप में होता है, मानव के शरीर में वसा का अवशोषण वसीय अम्लों के रूप में होता है, मोनोग्लिसराइडों के रूप में होता है, मोनोग्लिसराइड के रूप में होता है, ग्लिसराइड के रूप में होता है। मानव के शरीर में वसा का अवशोषण वसीय अम्लों के रूप में होता है, मोनोग्लिसराइड के रूप में होता है, और किस रूप में होता है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। तो मानव के शरीर में वसा का अवशोषण वसीय अम्लों के रूप में, मोनोग्लिसराइड के रूप में और कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। इन सभी का अवशोषण जो होता है वो विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इनका विसरण के द्वारा होता है। इन सभी का अवशोषण किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। और कहाँ होता है, लसिकाओं में होता है। कहाँ होता है, इन सभी का अवशोषण जो होता है वो विसरण की विधि के द्वारा होता है। मानव के शरीर में जो वसा होती है वो इन रूपों में विसरण की विधि के द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। और इन सभी का जो अवशोषण किया जाता है वो लसिकाओं में होता है। किसमें होता है, इन सभी का अवशोषण किसके अंदर होता है, लसिका के अंदर होता है, लिम्फ में होता है। लसिका को क्या बोलते हैं, लिम्फ कहते हैं। सीधे शब्दों में हम कहें तो वसा का अवशोषण, मानव के शरीर में वसा का अवशोषण वसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के रूप में विसरण द्वारा लसिकाओं में होता है। ठीक है, आपको बता दें मानव के शरीर में जो वसा का अवशोषण होता है, मानव के शरीर में वसा का जो अवशोषण होता है उस वसा के अवशोषण में पित्तरस जो होते हैं, बाइल जूस जो होते हैं या बाइल जो होता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। या हम कह सकते हैं कि पित्तरस की अवशोषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पित्तरस की अवशोषण की क्रिया में महत्वपूर्ण क्या होती है, भूमिका होती है। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि वसा जो होती है, वसा है, ध्यान से सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बात बताने जा रहे हैं। वसा जो होती है वो किससे क्रिया करती है, पित्तरस से या पित्त से क्या करती है, क्रिया करती है। वसा पित्त या पित्तरस से क्या करती है, क्रिया करती है। वसा पित्त या पित्तरस से क्या करती है, क्रिया करती है। ठीक है, वसा पित्त और पित्तरस से क्या करती है, क्रिया करती है। वसा जब पित्त और पित्तरस से जब क्रिया करती है तो क्रिया करने पर एक जटिल सूक्ष्म संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। एक जटिल सूक्ष्म संरचना का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक जटिल सूक्ष्म संरचना का क्या होता है,
जटिल सूक्ष्म संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। ध्यान से सुनना है। पितरस, पितरस वसाओं से क्या करते हैं, संयोग करते हैं, या वसा जब पितरस से संयोग करती है, ठीक है। जब वसा जब पितरसों से मिलते हैं तो मिलने के पश्चात एक जटिल सूक्ष्म संरचना का निर्माण होता है। और ये जटिल सूक्ष्म संरचना जो होती है उसे क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। जटिल सूक्ष्म संरचना को क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। जटिल सूक्ष्म संरचना को क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। तो वसा जब पितरसों से मिलती है तो मिलने पर जटिल सूक्ष्म संरचना बनती है, जिसे क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। मिसेल जो होते हैं ये काइम के अंदर क्या होते हैं, विलय होते हैं। मिसेल जो होते हैं वो किसमें विलय होते हैं, काइम के अंदर क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। मिसेल जो होते हैं वो किसमें विलय होते हैं, काइम के अंदर क्या होता है, घुलनशील होता है। आपको बता दूं प्रत्येक मिसेल जो होता है, प्रत्येक मिसेल जो होता है, यानी कि एक मिसेल जो होता है, प्रत्येक मिसेल जो होता है वो किससे बना होता है, ये हम बताने जा रहे हैं कि एक मिसेल किससे बना होता है। या हम कहें कि प्रत्येक मिसेल जो होता है वो वसा, देखिए ये वसा है, प्रत्येक मिसेल एक वसा से और पितरस से क्या होता है, मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है, इस तरीके से क्या होता है, ये बना हुआ होता है, ठीक है। आप देख लो इस प्रकार की संरचना यहाँ पर दिखाई गई। तो प्रत्येक मिसेल किससे बना होता है, वसा से और पितरसों से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है, ठीक है। प्रत्येक मिसेल वसा, देखिए ये जो संरचना है ये क्या है, वसा है। ये बीचों बीच में है, मध्य में केंद्रीय भाग में वो है वसा, ठीक है। और ये बाहर की तरफ इस वसा को घेरे हुए हैं, ये क्या है आपको बताते हैं, ये कहलाएंगे पितरस, ठीक है। तो प्रत्येक मिसेल जो होता है वो वसा और पितरसों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। और जब ये वसा और पितरस दोनों आपस में मिलते हैं तो एक छोटी गोलाकार या बेलनाकार संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। तो एक गोलाकार संरचना का निर्माण होता है, ठीक है, या एक गोलिका का क्या होता है, निर्माण होता है। ये एक गोलिका है या एक गोलाकार संरचना भी बोल सकते हैं। एक गोलाकार संरचना का निर्माण होता है या एक गोलिका का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक गोलिका का क्या होता है, निर्माण, ठीक है। किसका निर्माण होता है, एक गोलिका का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो मिसेल होता है वो वसा और पितरसों से मिलकर बनी एक गोलाकार संरचना या गोलिका होती है। और इसका जो व्यास होता है यहां से यहां तक, इस गोलिका का जो व्यास होता है वो कितना होता है, आपको बता दो इसका व्यास, प्रत्येक गोलिका का व्यास या प्रत्येक मिसेल का जो व्यास होता है वो 3 से लेकर के 6 माइक्रोमीटर होता है। प्रत्येक मिसेल का व्यास कितना होता है, 3 से लेकर के 6 माइक्रोमीटर होता है। आपने देखा कि इस गोलिका के मध्य में क्या होता है, वसा होता है। इस गोलिका के मध्य में या केंद्रीय भाग में, ये केंद्रीय भाग है, और इस केंद्रीय भाग में वसा और मोनोग्लिसराइड होती है। इस प्रत्येक मिसेल के केंद्रीय भाग में क्या होती है, वसा और क्या होता है, मोनोग्लिसराइड होता है, मोनोग्लिसराइड होता है। गिलिस क्या होता है, प्रत्येक मिसेल के केंद्रीय भाग में वसा और क्या पाया जाता है, मोनोग्लिसराइड पाया जाता है। तथा इसके चारों, ये आप देख रहे हो, इसके इस केंद्रीय भाग के चारों ओर क्या पाया जाता है, पित्त लवण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पित्त लवण, क्या पाया जाता है, पित्तरस क्या होता है, एकत्र होता है, ठीक है। क्या होता है, पित्तरस क्या हो जाता है, एकत्र होता है। जहां तक बात आपकी समझ में आ गई। अब मैं यहां से आगे की ओर बढ़ रहा है। देखिए ये पितरस जो होते हैं
ठीक है। ये पितरस जो होते हैं या ये एक मिसेल होता है। जब मिसेल किसके पास में आता है? इन सूक्ष्म अंकुरों के पास आता है। जब मिसेल किसके पास में आता है? सूक्ष्म अंकुरों के पास आता है। सूक्ष्म अंकुर कहाँ होता है? क्षुद्रांत जो होती हैं, ठीक है, यानी कि जो आंतें होती हैं, उन आंतों की आंतरिक संरचना औत की हमने पढ़ाई। सबसे भारी भाग सिरोसा होता है, उसके बाद अनुदैर्ध्य पेशियां होती हैं। अनुदैर्ध्य पेशियां दो प्रकार की होती है, वर्कुल पेशी और अनुदैर्ध्य पेशी। उसके बाद आता है सलेस्मिका पाया जाता है, फिर सलेस्मिका पाया जाता है। सलेस्मिका के अंदर अंगुली के समान उभारनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। वो अंगुली के समान उभारनुमा संरचनाएं होती हैं, वो क्या होती है? इस तरीके के वो रसांकुर होते हैं। रसांकुरों पर क्या लगा होता है? सूक्ष्म अंकुर पाया जाता है। तो जब मिसेल जो होते हैं वो किसके पास में आते हैं? सूक्ष्म अंकुरों के क्या आता है? पास में आते हैं, ठीक है। तो मिसेल में स्थित, ये मिसेल है, उस मिसेल में स्थित जो वसा होती है, मिसेल में स्थित जो वसा होती है वो इसकी कोशिका झिल्ली में कैसी होती है? घुलनशील होती है। और घुलनशील होने के कारण यहां से वसा जो होती है वो क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। वसा क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। कोशिका झिल्ली में मिसेल, ध्यान से सुनना, मिसेल में स्थित वसा, मिसेल में स्थित वसा कोशिका झिल्ली में घुलनशील होने के कारण, कोशिका झिल्ली के अंदर घुलनशील होने के कारण ये वसा जो होती है वो इस मिसेल में से क्या आ जाती है? बाहर निकल जाती है, ठीक है। कोशिका में क्या आ जाती है? बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब ये मिसेल क्या है? बाहर निकल गया, तो बाहर विकसित हो जाती है। अब मिसेल में क्या रह गया है? केवल ये रह गया है, केवल ये क्या रह गया है? पित्त रस रह गया है या पित्त लवण शेष रह गया। ये पित्त लवण जो होंगे वो वापस किस में रह जाएंगे? काइल में रह जाते हैं। ये तो काइल में रह जाएंगे। और ये वसा वाला भाग होता है, ये सूक्ष्म अंकुर के माध्यम से किस में प्रवेश कर जाता है? सूक्ष्म अंकुर से क्षुद्रांत के अंदर जो सलेस्मी का स्तर होता है उसके अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। तो ये वसा जो होती है वो इनके अंदर क्या है? प्रवेश कर जाती है। इस तरीके से वसा क्या कर गई है? यहाँ पर प्रवेश कर गई, ठीक है। तो इस प्रत्येक मिसेल में से जो वसा होती है वो वसा क्या हो जाती है? कोशिका झिल्ली में घुलनशील होने के कारण वसा जो होती है वो मिसेल से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। और पित्त लवण जो होते हैं वो काइल में ही क्या है? रह जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? काइल के अंदर रह जाएंगे। और फिर ये क्या करेंगे? पित्त लवण या पितरस जो होंगे वो पुनः कोई वसा जब यहाँ पर आएगी काइल के अंदर तो उससे पुनः क्या करेंगे? मिसेल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पुनः मिसेल का क्या करते हैं? निर्माण करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि ये वसा है और वसा है वो किसके अंदर प्रवेश कर गई है? आंतरिक जो उपकला कोशिका होती है उस उपकला कोशिका में वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड क्या कर गए हैं? प्रवेश कर गए। वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड क्या कर चुके हैं? प्रवेश कर गए। इसके अंदर आपको बता दें क्या पाई जाती है? इनके अंदर क्या पाई जाती है? अंतःप्रदाभी जालिका पाई जाती है। इस तरीके से यहाँ पर क्या पाई जाती है? अंतःप्रदाभी जालिका पाई जाती है। और जहाँ पर जो अंतःप्रदाभी जालिका है वो कौन सी पाई जाती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। कितने अंतःप्रदाभी जालिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तो मानव के आंत्र में उपस्थित उपकला कोशिकाओं में वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड क्या कर जाते हैं? मोनोग्लिसराइड, ठीक है। और वसा अम्ल जो होते हैं, ठीक है, वो किसमें प्रवेश कर गए? आंत्र की उपकला कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करने के पश्चात ये वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड जो होते हैं वो कितनी अंतःप्रदाभी जालिका के अंदर क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। कितने अंतःप्रदाभी जालिका के अंदर क्या कर जाते हैं? ये प्रवेश कर जाते हैं। तो ये वसा और मोनोग्लिसराइड के अणु होते हैं वो अब किसमें प्रवेश कर गए हैं? कितनी अंतःप्रदाभी जालिका में क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। और जब ये कितनी अंतःप्रदाभी जालिका में प्रवेश कर जाते हैं तो वसा और मोनोग्लिसराइड के अणु यहाँ पर किसका निर्माण करते हैं? नए ट्राइग्लिसराइडों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है? नए ट्राइग्लिसराइडों का क्या होता है? निर्माण होता है,
नए ट्राइग्लिसराइडों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो नए ट्राइग्लिसराइडों का यहाँ पर क्या हो गया है, निर्माण हो गया। ठीक है, नए ट्राइग्लिसराइडों का जब निर्माण हो जाता है तो ये नए ट्राइग्लिसराइड के अणु जो होते हैं वो किसके अंदर है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिकाएं जो होती हैं उनमें क्या पाई जाती है, लिपोप्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, लिपोप्रोटीन पाई जाती है। ये लिपोप्रोटीन क्या काम करती है कि इन ट्राइग्लिसराइड के अणुओं को चारों ओर से क्या कर लेती है, घेर लेती है। लिपोप्रोटीन क्या करती है, इन ट्राइग्लिसराइड के अणुओं को चारों ओर से क्या कर लेती है, घेर लेती है। क्या कर लेती है, चारों ओर से क्या कर लेती है, घेर लेती है। इस प्रकार से जो लिपोप्रोटीन से ये क्या बनी है, गोलियां बनी है। इस प्रकार से लिपोप्रोटीन से जो बनी हुई गोलियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। एक बार फिर यहां से सुनिए, प्रत्येक मिसेल जो होता है, प्रत्येक मिसेल जो होता है उस मिसेल में से, ठीक है, प्रत्येक मिसेल जब सूक्ष्मांकुर के निकट आता है, पास में आता है, तो पास में आने पर ये मिसेल जो होता है वो कोशिका झिल्ली में घुलनशील होने के कारण, ठीक है, मिसेल में से वसा जो होती है वो क्या आ जाती है, बाहर निकल जाती है। यानी कि वसा मिसेल से निकल करके कहाँ आ जाती है, इस कोशिका, उपकला कोशिका के अंदर क्या हो जाती है, विस्तृत हो जाती है। तथा मिसेल में उपस्थित जो पित्तलवण जो शेष रहते हैं ये कायम में रह जाते हैं और ये कायम पुनः किसी वसा के आने पर उनसे क्रिया करते हैं, पुनः मिसेल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मानव की उपकला कोशिका में, ध्यान से सुनना, मानव की उपकला कोशिका में वसा और मोनोग्लिसराइड जो होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के पश्चात, ये प्रवेश करने के पश्चात ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। या चिकनी, ये वसा अणु और मोनोग्लिसराइड जो होते हैं वो किसमें, यानी कि उपकला कोशिकाओं के अंदर स्थित अंतःप्रद्रवी जालिका, कौन सी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिकाओं में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिकाओं में जब प्रवेश कर जाते हैं तो नए ट्राइग्लिसराइडों का निर्माण हो जाता है। जब नए ट्राइग्लिसराइडों का निर्माण हो जाता है तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में स्थित लिपोप्रोटीन जो होती है वो इन ट्राइग्लिसराइड के जो अणु होते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड का अणु है और इस ट्राइग्लिसराइड के अणु को चारों ओर से ये लिपोप्रोटीन क्या करती है, घेर लेती है। ये ट्राइग्लिसराइड का अणु है और ये क्या है, लिपोप्रोटीन है। और ये लिपोप्रोटीन जो होती है वो ट्राइग्लिसराइड को चारों ओर से क्या कर लेती है, घेर लेती है। क्या कर लेती है, घेर लेती है। और इस प्रकार से लिपोप्रोटीन से बनी हुई गोलिकाओं को क्या कहा जाता है, काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। इन गोलिकाओं का व्यास कितना होता है, 0.1 से लेकर के 3.5 माइक्रोमीटर होता है। इन गोलिकाओं का व्यास कितना होता है, 0.1 से लेकर के 3.5 माइक्रोन होता है। कितना होता है, 0.1 से लेकर के 3.5 माइक्रोन होता है। देखिए इसके पश्चात क्या होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर काइलोमाइक्रोन जो होते हैं ये क्या करते हैं, कोशिका से, अंतःप्रद्रवी जालिका से बाहर निकलते हैं। ठीक है, जब अंतःप्रद्रवी जालिका से बाहर निकलते हैं तो वो कहलाता है बहिर्कोशिकायन। बहिर्कोशिकायन आपने एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस पढ़ा होगा। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस जिसको बोलते हैं बहिर्कोशिकायन। बहिर्कोशिकायन का अर्थ है कि कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ है वो क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए, वो कहलाता है बहिर्कोशिकायन। बहिर का मतलब बाहर निकलना, कोशिकायन का मतलब कोशिका से किसी आयन का बाहर निकलना। तो कोशिका से किसी पदार्थ के बाहर निकलने को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब है अंदर, साइटोसिस का मतलब होता है सेल, सिस का अर्थ होता है कोई भी पदार्थ,
जब कोशिका के अंदर कोई पदार्थ क्या करे, अंदर प्रवेश करे, तो वो कहलाता है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अंतःप्रदवी जो जालिकाएं, चिकनी अंतःप्रदवी जालिकाएं होती हैं, ठीक है, उनमें किसका निर्माण हुआ है, काइलोमाइक्रोन का। ठीक है, काइलोमाइक्रोन जो होते हैं इनका क्या होता है, बहिर्कोशिकायन द्वारा ये क्या है, अंतःप्रदवी जालिका से बाहर निकल जाती है। जहां से जब बाहर निकलती हैं तो इनके पास में ये क्या है, लसिका होती है। ये क्या होती है, लसिका होती है। और ये कोशिका से बाहर निकल करके लसिका की कोशिका में क्या है, चली जाती है। जहां से निकल करके किसमें चली गई है, लसिका की कोशिका में चली जाती है। ये जो संरचना मैंने आपको बनाई है ये लसिका की कोशिका है, और ये क्या है, लसिका की कोशिकाओं में चली जाती है। लसिका की कोशिकाओं से ये लसिका तंत्र में चली जाती है, और लसिका तंत्र से ये शिराओं में जो रुधिर प्लाज्मा होती है उसमें क्या है, चला जाता है। इसमें चला जाता है, देखो ये लसिकाओं में आ गया है, लसिका से ये लसिका तंत्र में चली जाती है। इसमें चली जाती है, लसिका तंत्र में चली जाती है। और लसिका तंत्र से ये कहां पर चली जाती है, आपको बता दें, लसिका तंत्र से ये शिरा जो होती है, बीन्स होती है, उन शिराओं के अंदर क्या होता है, शिराओं के अंदर रुधिर प्लाज्मा में क्या है, ये चला जाती है। शिरा की किसमें चली जाती है, रुधिर प्लाज्मा में चला जाती है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या है, चली जाती है। और रुधिर प्लाज्मा में जाने के पश्चात उस प्लाज्मा में क्या होती है, लाइपेज एंजाइम की सहायता से। प्लाज्मा में क्या होता है, लाइपेज एंजाइम होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि ये लिपोप्रोटीन जो होता है वो काइलोमाइक्रोन के अंदर होता है। तो ये काइलोमाइक्रोन में जो लिपोप्रोटीन होती है उसका पाचन प्लाज्मा में उपस्थित, इस प्लाज्मा में उपस्थित लाइपेज की सहायता से हो जाता है, और ये वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइडों के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार से मानव के शरीर के द्वारा वसा का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। एक बार फिर हम आपको इसका दोबारा से 5 मिनट के अंदर दोहरान करा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मैंने बताया मानव के शरीर में वसा का अवशोषण वसिया में मोनोग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। इन सभी का अवशोषण विसरण की विधि के द्वारा होता है, और विसरण की विधि के द्वारा किसमें होता है, मानव के लसिकाओं में इनका क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, आपको हमने बताया कि पितरस जो होता है उसका अवशोषण की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, भूमिका होती है। जब वसा पितरसों से मिल जाते हैं तो एक जटिल सूक्ष्म संरचना का निर्माण होता है जिसे मिसेल कहते हैं। मिसेल जो होता है वो काइन के अंदर क्या होता है, विलय होता है। मिसेल किसमें विलय होता है, काइन वाले भाग के अंदर क्या होता है, विलय होता है। ठीक है, प्रत्येक जो मिसेल होता है, ध्यान से सुनना, वो वसा और पित्त लवणों से या पित्त रसों से मिलकर के बनी हुई एक छोटी गोलाकार संरचना होती है, या एक गोली का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसका व्यास 3 से लेकर के 6 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 3 से लेकर के 6 माइक्रोमीटर होता है। इन गोलिकाओं के केंद्रीय भाग में वसा होती है, केंद्रीय भाग में वसा और मोनोग्लिसराइड होते हैं, तथा इनके बाहर की ओर या इनको चारों ओर से घिरे हुए क्या पाए जाते हैं, पित्त रस क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जब मिसेल किसी सूक्ष्मांकुर के क्या आते हैं, पास में आते हैं, मिसेल किसके पास में आते हैं, जब किसी सूक्ष्मांकुर के पास में आते हैं, तो ये मिसेल जो होते हैं, ये मिसेल से वसा होती है। ठीक है, ये मिसेल जो होती हैं वो क्या है, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होती है, घुलनशील होने के कारण मिसेल से वसा के अणु क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और सूक्ष्म अंकुर के अंदर क्या है, प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं मानव के आंत्र के उपकला कोशिका में वसा और मोनोग्लिसराइड क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ये वसा और मोनोग्लिसराइड क्या होता है कि आंखों में उपस्थित चिकनी अंतःप्रदवी जालिकाओं में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। चिकनी अंतःप्रदवी जालिकाओं में जब प्रवेश कर जाता है तो ये नए ट्राइग्लिसराइडों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं।
नए ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो कितनी अंतःप्रद्रावी जालिका में उपस्थित लिपोप्रोटीन होती है, और वो लिपोप्रोटीन क्या करते हैं, इस ट्राइग्लिसराइड को चारों ओर से क्या कर देती है, घेर लेती है, और घेरने के बाद एक गोलिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एक गोलिका का क्या करती है, निर्माण करती है। ध्यान से सुनना। और इस गोलिका को क्या कहा जाता है, काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। इज इट क्लियर? देखिए ये काइलोमाइक्रोन जो होता है इसका व्यास कितना होता है, 0.1 से लेकर के 3.5 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 1.1 से लेकर के 3.5 माइक्रोमीटर होता है। किसका व्यास होता है, काइलोमाइक्रोन का होता है। ठीक है, काइलोमाइक्रोन के अंदर आप देखिए यहाँ पर काइलोमाइक्रोन में ये काइलोमाइक्रोन यहाँ पे चिकनी अंतःप्रद्रावी जालिका से और कोशिका से क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। अर्थात काइलोमाइक्रोन बहिर्कोशिकाएं द्वारा बाहर निकल करके लसिका कोशिकाओं में क्या करते हैं, प्रवेश कर रहा है। लसिका कोशिकाओं से लसिका तंत्र में चले जाते हैं, लसिका कोशिकाओं से लसिका तंत्र में चले जाते हैं, लसिका तंत्र से ये सिराओं में उपस्थित रुधिर प्लाज्मा में क्या है, चले जाते हैं। प्लाज्मा जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, लाइपोप्रोटीन पाई जाती है, और लाइपोप्रोटीन जो होता है उसका पाचन लाइपेज की सहायता से इन्हें वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइडों में बदल दिया जाता है, और इस प्रकार से मानव के शरीर में वसा का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। देखिए मैंने आपको कल भी एक महत्वपूर्ण सूचना दी थी कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा प्रथम टेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। इसलिए आप सभी लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की अच्छी तरीके से तैयारी करें। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की अच्छी तरीके से तैयारी करें, और उन चैप्टरों में से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या है पूछे जाएंगे। क्वेश्चनों की संख्या 40 से 50 संख्या में होंगी, और आपका रिजल्ट क्या होगा, ऑनलाइन बहुत ही शीघ्र क्या कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। Okay, thank you very much. Till then, take care.